Hi guys, welcome to Obvious Classes. I am your educator Pratik Morwal. This is your daily current affairs session, morning sprint. प्रीसाइज एग्जाम ओरिएंटेड और इजी टू अंडरस्टैंड रहने वाला करंट अफेयर्स का सेशन जो उन सभी स्टूडेंट्स को टारगेट करता है जो यूपीएससी, एसएससी, बैंकिंग, डिफेंस या किसी भी स्टेट के पीसीएस की प्रिपरेशन कर रहा है। इस क्लासेस में हम जो न्यूज़ कवर करते हैं वो करते हैं न्यूज़पेपर से, जिसमें द हिंदू, अल जजीरा, इकोनॉमिक टाइम्स, इंडियन एक्सप्रेस और मिड जैसे महत्वपूर्ण समाचार पत्र होते हैं। साथ ही साथ आपने रिसेंटली एक यूपीएससी का ट्रेंड देखा हुआ जिसमें उसके करंट अफेयर्स पूछने का तरीका होता है पीआईबी और एआईआर के सोर्सेज में। इसीलिए इस क्लास में पीआईबी और एआईआर से भी न्यूज़ को कवर किया जाता है। दैट्स वाई ये सेशंस आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। आपको करना क्या है, आपको डेली कंसिस्टेंटली इन सेशंस के साथ बने रहना है। साथ ही साथ चैनल नया है तो उसको सब्सक्राइब करना है और इस सेशन को उन सभी लोगों के साथ शेयर करना है जो अपनी नॉलेज में इन्हांसमेंट भी करना चाहते हैं, साथ ही साथ कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन कर रहे हैं। तो आइए इन सभी चीज़ों के साथ आज का यानी कि 10 अगस्त 2026 का हमारा 19वां सेशन स्टार्ट करते हैं। लेकिन उससे पहले हमारा डेली का रिचुअल, जिसमें हम एक दिन या एक क्लास पुरानी न्यूज़ को एक बार रिवाइज करते हैं। तो 8 अगस्त की कौन कौन सी न्यूज़ पढ़ी थी हमने, उसको देखते हैं। पहली न्यूज़ है आपकी नेशनल हैंडलूम डे 2026, जो कि पूरे देश में 7 अगस्त को मनाया गया था। दूसरी इंपॉर्टेंट न्यूज़ थी आपकी यूएसए का एक स्टेट है मैसाचुसेट्स और एक सिटी है बॉस्टन सिटी, जिसने भारत के इंडिपेंडेंस डे यानी कि 15 अगस्त को उनके देश में क्या घोषित किया है, इंडिया डे घोषित किया है, जस्ट बिकॉज लोग वहां पे इंडियन डायस्पोरा के लोग बहुत ज्यादा रहते हैं और उनका कंट्रीब्यूशन भी वहाँ की इकोनॉमी में ज्यादा है। तीसरा इंपॉर्टेंट न्यूज, मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म और नेटफ्लिक्स ने मिलकर क्या किया है, एक इनक्रेडिबल इंडिया पोर्टल पर एज सीन ऑन नेटफ्लिक्स की एक पहल चालू करी है, जो भारतीय लोकेशन को फिल्मिंग के माध्यम से क्या करेगी, बढ़ावा देगी। यानी कि जो भी नेटफ्लिक्स पे शूटिंग की गई होगी, जो नेटफ्लिक्स पे मूवीज आ रही है इंडिया के लोकेशन पे शूट किया होगा, उसके बारे में सारी जानकारी दे दी जाएगी इनक्रेडिबल इंडिया पोर्टल पे। चौथा इंपॉर्टेंट न्यूज, आईटी रूल्स 2026 के बारे में बात कर दी जा रही है। अनलॉफुल कंटेंट हटाने की समय सीमा 36 घंटे से घटाकर केवल 3 घंटे कर दी गई है। पांच इंपॉर्टेंट न्यूज थी आपकी, लद्दाख में भारत की पहली हाई एल्टीट्यूड वाइल्ड लाइफ सफारी शुरू होगी, स्नो लेपर्ड और अल्पाइन वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन को मिलेगा बढ़ावा। ये इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में डायरेक्ट आने वाला है क्वेश्चन है ये लद्दाख वाला। सिक्स इंपॉर्टेंट न्यूज, पंजाब ने स्कूल एजुकेशन में हासिल किया शीर्ष स्थान। ये किया है नीति आयोग के एजुकेशन क्वालिटी असेसमेंट इंडेक्स में। ठीक है। सेवंथ इंपॉर्टेंट न्यूज थी आपकी, भारत ने 4000 किलोमीटर मारक क्षमता वाली न्यूक्लियर कैपेबिलिटी अग्नि 4 बैलिस्टिक मिसाइल का सफल परीक्षण किया। हमने बैलिस्टिक मिसाइल और क्रूज मिसाइल क्या होती है, इन सारे डिफरेंस को हमने क्लासेस में कवर कर लिया था। आपको नहीं पता तो एक बार क्लास को जाके देखिए। आठवां इंपॉर्टेंट न्यूज था आपका, भावना कांत बनी भारत की पहली महिला टॉप गन, इंडियन एयरफोर्स के फाइटर कॉम्बैट लीडर कोर्स को सफलतापूर्वक पूरा किया। ठीक है। भावना कांत क्या है, एक इंडियन एयरफोर्स के एम्प्लॉई है और इन्होंने क्या किया है, वहां पे एक कोर्स को कंप्लीट किया है, फाइटर कॉम्बैट लीडर कोर्स, जो बहुत कठिन कोर्स होता है। और ये भारत की पहली टॉप गन बनी, यानी कि इस कोर्स को कंप्लीट करने के बाद इनको इस चीज से यानी कि टॉप गन से सम्मानित किया गया, यानी कि ये उपाधि मिल गई है। हमारा लास्ट जो एमसीक्यू था वो था एक आपका वेत्री वान मंगल, वेत्री वान वेत्री वान मगल करके एक स्कीम चलाई जा रही है, किसके द्वारा, तमिलनाडु के द्वारा। इसमें महिलाओं को ड्रोन उड़ाना सिखाया जाएगा और उनको पायलट लाइसेंस दे दिए जाएंगे। पायलट लाइसेंस यानी कि ड्रोन उड़ाने वाले लाइसेंस दे दिए जाएंगे। तो ये पहल किसने करी है, तमिलनाडु स्टेट ने करी है और इसका आंसर रहेगा सी। तो हमने 8 अगस्त की सारी न्यूज को कवर कर लिया है। आज की पहली न्यूज को देखते हैं अपन। कैबिनेट अप्रूव 32,701 करोड़ गोवर्धन स्कीम एंड असम हाईवे प्रोजेक्ट। ठीक है। कैबिनेट ने क्या अप्रूव किया है, 32,701 करोड़ रुपए का एक गोवर्धन स्कीम है और दूसरी असम का हाईवे प्रोजेक्ट है। ठीक है। इन दोनों के बारे में अपन पढ़ते हैं। यूनियन कैबिनेट अप्रूव टू प्रोजेक्ट वर्थ 32,701 करोड़ रुपीज, जिसमें से 23,731 करोड़ का प्रोजेक्ट तो किसके लिए है, गोवर्धन स्कीम के लिए है, और बाकी बचा हुआ 8,970.20 करोड़ रुपए का जो प्रोजेक्ट है वो किसके लिए है, असम के हाईवे के लिए। ठीक है। अब ये गोवर्धन होता क्या है, गोवर्धन स्टैंड फॉर गैल्वेनाइजिंग ऑर्गेनिक बायो एग्रो रिसोर्स धन। ठीक है, इसकी फुल फॉर्म आपने समझ ली। अब गोबर यानी कि गांव का डंक होगा, कोई भी ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक सामान होंगे, जिनको क्या किया जाएगा, उनको कंप्रेस करके एक नेचुरल गैस के
रिप्लेसमेंट में उसका उपयोग किया जाएगा। इससे इंडिया क्या करने जा रहा है? इससे इंडिया नेचुरल गैस पे डिपेंडेंस कम करने जा रहा है। ठीक है। अब जब नेचुरल गैस पे डिपेंडेंस कम होगी तो एक तरीके की गैस को ही बनाया जाएगा जो कि होगी आपकी कंप्रेस बायोगैस। ठीक है, किससे होगी? ये मीथेन से बनेगी। अब गैस का इस्तेमाल ज्यादा होगा तो यानी कि क्रूड ऑयल का इस्तेमाल कम होने लगेगा और इंडिया को जो इंपोर्ट के लिए खर्चा आता है वो कम होने लगेगा। और इंडिया इससे क्या फायदा लेगा? जो वैश्विक मुद्रा है, विदेशी मुद्रा है, उसका खर्चा कम हो जाएगा। तो ये सारी चीजें ध्यान में रखते हुए एक गोबर धन स्कीम को लाया गया है। इसमें पहले क्या होता है, जितना भी ऑर्गेनिक वेस्ट होगा उसको बायोगैस बनाया जाएगा। ठीक है। अब उनको और ज्यादा प्रेशराइज करके कंप्रेस करके क्या बनेगी? कंप्रेस बायोगैस बनेगी। और उससे क्या बनेगा? फ्यूल बनेगा, जो कि किसका रिप्लेसमेंट होगा? नेचुरल गैस का रिप्लेसमेंट होगा। केटल, इसमें जो ऑर्गेनिक वेस्ट है उसमें क्या क्या इस्तेमाल किए जाएंगे? केटल डंग, एग्रीकल्चरल रेसिड्यू, ऑर्गेनिक वेस्ट एंड सम इंडस्ट्रियल और एग्रीकल्चरल वेस्ट। ठीक है, ये सारी चीजें ऑर्गेनिक वेस्ट के रूप में इस्तेमाल की जाएगी, उससे बायोगैस बनेगी। व्हेन ऑर्गेनिक वेस्ट इज डीकम्पोज विदाउट ऑक्सीजन, बायोगैस इज प्रोड्यूस। बायोगैस कैसे बनती है आप ये समझिए। जब ऑर्गेनिक वेस्ट को डीकम्पोज किया जाता है विदाउट ऑक्सीजन, ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में, क्योंकि आपने ये पढ़ा होगा कि ऑक्सीजन क्या करती है? जलाने का काम करती है। जहां पे ऑक्सीजन होगा वहां पे आग जल सकती है। तो यहाँ पे क्या है? इसको डीकम्पोज किया जा रहा है विदाउट ऑक्सीजन। उसी से क्या बन रहा है? बायोगैस बन रहा है, जिसमें मेनली कौन सी गैस बनती है? मीथेन गैस बनती है। ठीक है। अब ये मीथेन गैस जो बनती है उसी को आगे और कंप्रेस करके मीथेन की क्वांटिटी को बढ़ाया जाता है और उससे क्या बनता है? कंप्रेस्ड बायोगैस। कंप्रेस बायोगैस सीबीसी बनता है। ठीक है। और इसी का इस्तेमाल किसके लिए होगा? फ्यूल के लिए होगा। अब ये कैसे आता है आप ये समझिए। आप इसका एक प्रक्रिया होगी। पहले तो वेस्ट का कलेक्शन किया जाएगा, जिसमें हमने सारी बातें कर ली। केटल डंग, एग्रीकल्चरल रेसिड्यू, ऑर्गेनिक वेस्ट, इंडस्ट्रियल वेस्ट, इन सबको कलेक्ट किया जाएगा। फिर उसको बायोगैस का प्रोडक्शन किया जाएगा और फिर उसका प्यूरिफिकेशन यानी कि कंप्रेस किया जाएगा। और उससे क्या बनेगा? कंप्रेस बायोगैस बनेगा और उस फ्यूल को मार्केट में अवेलेबल करा दिया जाएगा। ये इंडिया के लिए एक बहुत ज्यादा स्ट्रेटेजिकली इंपॉर्टेंट स्कीम है, जिससे क्या करेंगे? ये जो रेसिड्यूज हैं, जो ऑर्गेनिक चीजें हैं, उनसे क्या बना जाएगा? बायोगैस बना दी जाएगी। ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं अपन इसमें और क्या है। गोवर्धन नेशनल सर्कुलर बायो एनर्जी स्कीम विल रन फॉर 10 ईयर्स। ये जो स्कीम है 10 सालों के लिए आई है। 2026-27 से 2035-36 तक का इसका टारगेट है। और ये एक्सपेंड करेगी, क्या करेगी? डोमेस्टिक कंप्रेस्ड बायोगैस प्रोडक्शन फ्रॉम ऑर्गेनिक वेस्ट। ठीक है। अब एक बात और समझिए कि चलो ठीक है, सरकार बड़े बड़े बायोगैस के प्लांट बना देगी। ठीक है। लेकिन ये जो छोटे किसान होते हैं, आपने देखा होगा खेतों में बायोगैस का उत्पादन करते हैं, जब इनके पास अधिक क्वांटिटी में गैस उत्पन्न होने लग जाती है तो अब सरकार क्या करेगी? इनसे डायरेक्टली खरीद लेगी और इसका इस्तेमाल किसके लिए करेगी? नेचुरल गैस के रिप्लेसमेंट के लिए, जो इंडिया ने टारगेट लिया है कि हम गोवर्धन स्कीम के तहत क्या करेंगे? नेचुरल गैस का इस्तेमाल एकदम लगभग खत्म कर देंगे आने वाले 10 सालों के बाद। तो ये सारी चीजों का एक गठजोड़ आप देख सकते हैं कि किस तरीके से गोवर्धन स्कीम में काम किया जा रहा है। द स्कीम प्रोवाइड, स्कीम क्या प्रोवाइड कर रही है आप एक तरीके से समझ लीजिए। इस पर यूनिट में 2,110 रुपये मिलेंगे और प्रोक्यूरमेंट प्राइस मिलेगी इसकी। कैपिटल असिस्टेंस अप टू 2 करोड़ पर टीपीडी, यानी कि जो भी इसको असिस्टेंस मिलने वाला है 2 करोड़ तक का मिलने वाला है। एंड 85% क्रेडिट गारंटी फॉर एलिजिबल एमएसएमई लोन। एमएसएमई लोन से मिलेंगे, कितने मिलेंगे? 85% के गारंटी के साथ मिलेंगे। इसलिए क्या होगा? ये जो किसान लोग हैं या फिर और भी जिनके पास लैंड है वो क्या करेंगे? अपने बायोगैस के प्लांट लगाएंगे। ठीक है। और इसका प्रोडक्शन कितना माना जा रहा है? लगभग 10 गुना प्रोडक्शन ज्यादा बढ़ाया जाएगा। द स्कीम इज एक्सपेक्टेड टू क्रिएट, ये कितना क्रिएट करेगी आप ये समझिए। जो स्कीम आई है इससे 1.5 लाख से ज्यादा जॉब बढ़ेगी और 40,000 करोड़ फॉरेन एक्सचेंज का अपना बचत हो जाएगा। यानी कि विदेशी मुद्रा जो हम नेचुरल गैस लेने में यूज करते हैं उससे कितना हमारा बचत हो जाएगी? 40,000 करोड़ से ज्यादा की। ठीक है। और ये प्रमोट कर रही है सर्कुलर बायो एनर्जी इकोनॉमी को। ठीक है। तो ये सारी चीजें क्या है? एक तरीके से आपका पॉल्यूशन को भी रोक रही है, क्लाइमेट
जो चेंज हो रहा है, ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, इन सभी चीजों में आप इन चीजों को लिख सकते हैं और बता सकते हैं। दूसरे प्रोजेक्ट के बारे में बात करेंगे जो कि है असम का हाईवे प्रोजेक्ट। द कैबिनेट आल्सो अप्रूव्ड, इसने कितना अप्रूव किया है, 135.87 किलोमीटर का 4 लेन वाला कंट्रोल्ड NH15 कॉरिडोर। ठीक है, अब ये कंट्रोल्ड क्या होता है, यानी कि देखो ये रोड होगा, इसमें कहीं से भी गाड़ी का एंट्री और एग्जिट नहीं होगा। ठीक है, वरना लोग क्या करते हैं, कहीं से भी एंट्री ले लेते हैं, एग्जिट ले लेते हैं। तो इस तरीके का ये नेशनल हाईवे 15 का कॉरिडोर जब बनने वाला है, 4 लेन वाला, उसमें कहीं से भी गाड़ी का एंट्री एग्जिट नहीं होगा। एक पर्टिकुलर लोकेशन होगी, पर्टिकुलर स्थान बनाया जाएगा, जैसे यहाँ पे डिवाइडर दे दिया जाएगा, यहीं से एंट्री होगी, एग्जिट होगी। तो ये सारी चीजें हैं जैसे कि एक्सप्रेस वे में होता है। द हाईवे विल इंक्लूड 5 बाईपासेस। इस हाईवे में क्या क्या इंक्लूड है, 5 तो बाईपास है, 15 मेजर ब्रिजेस हैं और एक एलिफेंट अंडरपास है। ठीक है, ये एलिफेंट अंडरपास बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। आपने देखा होगा असम में बहुत सारे नेशनल पार्क्स हैं। ठीक है, और वहां पे जो एलिफेंट्स होते हैं वो एक जगह से दूसरे जगह तक मूव करते रहते हैं, है ना। और वहां पे जो एलिफेंट्स का इंपॉर्टेंस है बहुत ज्यादा है। तो इनको क्या करा जाएगा, जो सड़क है उसके नीचे से अंडरपास बनाया गया है, और वो किसके लिए बनाया गया है, एलिफेंट्स के लिए ही बनाया गया है, इसलिए उसको क्या बोल रहे हैं, एलिफेंट अंडरपास बोल रहे हैं। और एक 4.9 किलोमीटर का इमरजेंसी लैंडिंग फैसिलिटी भी बनाई गई है। अब आपको ये पता होगा कि असम जो इंडिया के नॉर्थ ईस्ट को कनेक्ट कर रहा है, ठीक है, असम एक ऐसा स्टेट है जो नॉर्थ ईस्ट को कनेक्ट कर रहा है। और यहाँ पे क्या है आपका, चिकन नेक जिसको बोलते हैं, सिलगुड़ी कॉरिडोर, वो इंडिया को नॉर्थ ईस्ट से कनेक्ट कर रहा है। अब इसके लिए क्या होगा, इमरजेंसी लैंडिंग फैसिलिटी, यानी कि इंडियन एयरफोर्स के ये निगरानी में ये रोड, यानी कि नेशनल हाईवे 15 का जो 4 लेन रोड है उसको बनाया जा रहा है, क्योंकि इंडियन एयरफोर्स को इमरजेंसी के टाइम पे क्या करना होगा, वहां पे लैंडिंग करनी होगी। तो ये सारी चीजें इस हाईवे प्रोजेक्ट से रिलेटेड इंपॉर्टेंस रखती है। और इसको क्या स्ट्रेंथिंग करेगी, कनेक्टिविटी हो जाएगी, वाइल्ड लाइफ सेफ्टी हो जाएगी, क्योंकि हमने एलिफेंट्स की बात करी, है ना। और स्ट्रेटजिक मोबिलिटी, इंडियन एयरफोर्स के लिए एक स्ट्रेटजिक लोकेशन हो जाएगी जहां पे वो लैंडिंग इजिली कर पाएंगे और नॉर्थ ईस्ट में अपने एक्शंस कर जाएंगे जब भी उनको क्रैक डाउन करना होगा। ठीक है, ये हमने न्यूज को कवर कर लिया है। नेक्स्ट न्यूज देखते हैं अपन। पीएम मोदी इनेग्रेटेड परम प्रज्ञा सुपर कंप्यूटिंग फैसिलिटी एट आईआईटी दिल्ली। देखो, ये प्राइम मिनिस्टर से रिलेटेड न्यूज है, तो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है, एग्जाम में पूछा जाएगा। पहला तो क्या चीज है, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने उद्घाटन किया है किसका, परम प्रज्ञा सुपर कंप्यूटिंग। सुपर कंप्यूटर है जिसका नाम है परम प्रज्ञा। और ये कहाँ पे जो फैसिलिटी स्टार्ट होने वाली है, आईआईटी दिल्ली में। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी इनॉग्रेटेड परम प्रज्ञा एन एआई पावर्ड हाई परफॉर्मेंस कंप्यूटिंग। क्या है ये, एचपीसी, यानी कि हाई परफॉर्मेंस कंप्यूटिंग है। ये किस पे बेस होगा, एआई पावर्ड रहेगा ये। और ये फैसिलिटी कहाँ पे स्टार्ट होने जा रही है, आईआईटी दिल्ली, जो कि सोनीपत कैंपस है। कब, 8 अगस्त 2026 को ऐसा किया गया। द फैसिलिटी वाज इनॉग्रेटेड ड्यूरिंग आईआईटी दिल्ली 57th कॉन्वोकेशन। 57वें विदाई समारोह के दौरान ये चीज करी गई है, जहां पे पीएम मोदी चीफ गेस्ट रहे हैं और उन्होंने एड्रेस किया है 3000 से ज्यादा ग्रेजुएट्स को, जिसमें 587 तो पीएचडी स्कॉलर्स ही थे। परम प्रज्ञा स्ट्रेंथन करेगा, इससे मतलब जो परम प्रज्ञा सुपर कंप्यूटर आ रहा है उससे क्या मजबूती आएगी, इसके रिसर्च के क्षेत्र में मजबूती आएगी। रिसर्च किसके क्षेत्र में, एआई के क्षेत्र में, डेटा साइंस में, एडवांस कंप्यूटिंग में और इंटरडिसिप्लिनरी फील्ड्स में ये काम कर सकता है, जो इनेबल करेगा फास्ट प्रोसेसिंग ऑफ लार्ज डाटा सेट्स एंड कॉम्प्लेक्स कंप्यूटेशन। ठीक है, आपका जो नॉर्मल कंप्यूटर है वो एक सिंपल प्रकार की, सिंपल तरीके से कैलकुलेशन कर सकता है, हम उसको जो भी इनपुट देंगे वो काम करेगा। लेकिन एक बहुत, अगर पूरे वर्ल्ड के लेवल में बात करें, पूरे कंट्री के लेवल में बात करें, पूरे स्टेट के लेवल में बात करें, एक साथ अगर हम उसको बहुत सारा डेटा दे देंगे और हमको विद इन अ मिनट आंसर चाहिए, तो वो कैसे आएगा। इसके लिए अलग प्रकार के कंप्यूटर बनाए जाते हैं जिनको बोलते हैं सुपर कंप्यूटर। ये एक तरीके की सीरीज है जो परम सीरीज बनी जा रही है। हम और भी जो कंप्यूटर देखेंगे, जो हाई हाई परफॉर्मेंस कंप्यूटिंग सिस्टम है, वो कहाँ पे है, वो सारी चीजें हम इस क्लास में देखेंगे। ठीक है, और चीजें देखते हैं। ये हो गया आपका सुपर कंप्यूटर। ये फैसिलिटी सपोर्ट करती है इंडिया के नेशनल सुपर कंप्यूटिंग मिशन को, जिसका एम है हाई परफॉर्मेंस कंप्यूटिंग इंफ्रा बनाना और प्रमोट करना एडवांस साइंटिफिक एंड टेक्नोलॉजिकल रिसर्च को। सुपर कंप्यूटिंग सपोर्ट किसको करता है, एआई को करता है। ठीक है,
अब यानी यानी कि ये किसको सपोर्ट करेगा, जो ये रिसर्च सेंटर बना है, ये सपोर्ट करेगा जो भी स्कॉलर्स या जो भी रिसर्चर्स इसमें आएंगे, किसमें काम करने, एआई के क्षेत्र में, क्लाइमेट मॉडलिंग के क्षेत्र में, ड्रग डिस्कवरी, ड्रग यानी कि जो भी मेडिसिन बनाई जाती है उनके लिए जो बेसिक इंग्रेडिएंट होता है उसको ड्रग बोलते हैं, इंजीनियरिंग, साइमल्टेनियस, हेल्थ केयर एंड डाटा साइंस, इन सब के क्षेत्र में काम करने के लिए सुपर कंप्यूटिंग जो कि फैसिलिटी आईआईटी दिल्ली में शुरू की है, वहां पे काम होगा और ये स्ट्रेंथिंग करेगा इंडिया के रिसर्च एंड इनोवेशन इकोसिस्टम को। एट द कॉन्वोकेशन, पीएम मोदी आल्सो प्रेजेंटेड मेजर एकेडमिक ऑनर, इन्होंने प्रेजेंट भी दिए हैं पीएम मोदी ने, जिसमें कौन कौन से थे, प्रेसिडेंट गोल्ड मेडल, डायरेक्टर गोल्ड मेडल, शंकर दयाल शर्मा गोल्ड मेडल एंड परफेक्ट 10 गोल्ड मेडल। तो इस तरीके के प्राइज सेरेमनी डिस्ट्रीब्यूशन किया गया था प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के बारे में। हम और सुपर कंप्यूटर्स के बारे में जानते हैं जो कहाँ कहाँ पे लगे हुए हैं, परम सीरीज के, आप ये देख लीजिए, परम सुपर कंप्यूटर होता है, ठीक है। तो परम प्रवेगा कहाँ पे है, आईआईएससी बेंगलुरु में। परम शक्ति कहाँ पे है, आईआईटी खड़गपुर में। परम गंगा है आईआईटी रुड़की में। परम रुद्रा है मल्टीपल इंस्टीट्यूशन में, एनएसएम इकोसिस्टम बना रहा है ये। और परम प्रज्ञा की अगर हम बात करें तो अभी रिसेंटली कहाँ पे स्टार्ट हुआ है, आईआईटी दिल्ली सोनीपत कैंपस में। ओके, तो ये सारी चीजें आपको जानकारी रखनी पड़ेगी। ऐसा नहीं है परम अपने आप में ये पहला परम प्रज्ञा जो है पहला सुपर कंप्यूटर है, नहीं, इससे पहले परम सीरीज के और भी सुपर कंप्यूटर्स को इन इन इंस्टीट्यूशन में, जिसकी हमने बात कर ली है, वहां पे डिप्लॉय किया गया है, यानी कि वहां पे ये फैसिलिटी दी गई है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज देखते हैं अपन, इंडिया मूव्स टुवर्ड्स फ्रेंच लेड 6th जनरेशन फाइटर प्रोग्राम। ठीक है, अब आप ये समझिए, ये फाइटर प्रोग्राम जो है, सेकेंड, फाइटर जेट्स खरीदना है इंडिया को, कौन सी जनरेशन का, 6th जनरेशन का, यानी कि इंडिया के पास 5th जनरेशन तक के तो हैं। ये चीज हमको इससे समझ में आती है। तो इंडिया क्या कर रहा है, इंडिया के पास काफी ऑप्शन है कि यूएसए वाला खरीदें, चाइना वाला खरीदें जो कि इम्पॉसिबल है, रशिया के वाला खरीदें, या फिर एक यूके, इटली वगैरह मिलके बना रहे हैं वो वाला खरीदें, या फिर बात करें और कोई खुद का बना ले। तो इंडिया क्या कर रहा है, अभी खुद का ना बना के, क्योंकि इंडिया अभी किस पे काम कर रहा है, खुद के 5th जनरेशन के फाइटर जेट के पे काम कर रहा है। तो अभी तो वो उस पे काम कर रहा है, साथ ही साथ इंडिया क्या करना चाहता है, अब देखो यूएसए के साथ इंडिया के रिलेशन अब इतने अच्छे नहीं रहे, आए दिन टैरिफ वॉर स्टार्ट हो जाती है। अभी एफसीआरए बिल के बारे में भी बात करेंगे अब अगली क्लास में, जिसमें बताया जा रहा है कि उस वजह से इंडिया पे 100% टैरिफ लगने वाले हैं, और इंडिया जो रशिया से अपना क्रूड ऑयल खरीद रहा है उसकी वजह से भी यूएसए टैरिफ लगाने वाला है। चाइना के पास हम जा ही नहीं सकते, क्योंकि एक तरीके से हमारा कंपटीटर कंट्री है और चाइना इंडिया को पसंद नहीं करता है कि वो इतनी ग्रोथ करे, क्योंकि चाइना इनडायरेक्टली और डायरेक्टली कैसे भी बात करें वो पाकिस्तान को सपोर्ट करता है। और रशिया की बात करें जो इसके पास 6th जनरेशन का फाइटर जेट है, वो क्या है, वो इतना एडवांस टेक्नोलॉजी का नहीं है, इसलिए इंडिया उसके पास नहीं जा रही। तो इंडिया ने क्या किया है, इंडिया फ्रांस के साथ मिलके एक नया 6th जनरेशन का फाइटर प्रोग्राम स्टार्ट करने वाला है। ठीक है, अब इसमें फ्रांस और इंडिया के अगर मिलिट्री डिफेंस पैक्ट की बात करें, या फिर इंडिया का फ्रांस से मिलिट्री इक्विपमेंट खरीदने की बात करें, तो आपने एक नाम बड़ा सुना होगा, राफेल। पहले इंडिया ने लगभग 34 to 36 राफेल फ्रांस से खरीद लिए हैं। अब इंडिया ने और कितने ऑर्डर दिए हैं, 114, यानी कि इंडिया क्या करने जा रहा है, 150 राफेल जेट्स को डिप्लॉय करने वाला है, इन्वेस्ट करने वाला है खुद की आर्मी में। और क्या करने जा रहा है इंडिया, अब जो ये 114 का ऑर्डर दिया है, तो उसमें से 90 जो राफेल जेट्स हैं उनका मैन्युफैक्चरिंग कहाँ होगी, फ्रांस की मदद से इंडिया में ही होगी। तो ये सारी चीजें फ्रांस और इंडिया के डिफेंस रिलेशन के बारे में है। इसीलिए इंडिया क्या कर रहा है, अपना नया जो 6th जनरेशन का एयर कॉम्बैट प्रोग्राम है वो किसके साथ बनाने जा रहा है, फ्रांस के साथ। ठीक है, तो आपको ये समझना होगा, ये अभी ऑफिशियल नहीं हुआ है, बट आप समझ के कंसिडर करिए कि ऑफिशियल ही है। न्यूज में देखते हैं अपन, इंडिया हैज इनिशिएटेड एफर्ट्स टू ज्वाइन द फ्रेंच लेड फ्यूचर कॉम्बैट एयर सिस्टम, अ 6th जनरेशन कॉम्बैट एयर प्रोग्राम, एज कंफर्म्ड बाय डिफेंस मिनिस्टर टू पार्लियामेंट इन अगस्त 2026। अभी ये रेगुलेशन में नहीं आया है, लेकिन डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह ने पार्लियामेंट में इसको कंफर्म कर दिया है।
सिक्स जनरेशन फाइटर्स आर एक्सपेक्टेड टू कंबाइन एडवांस स्टील। देखो, अब ये जो सिक्स जनरेशन के फाइटर्स होंगे उसमें क्या क्या रहेगा, एडवांस स्टील्स रहेगी, एआई असिस्टेंट ऑपरेशंस कंप्लीट कर दिए जाएंगे, सेंसर फ्यूजन नेटवर्क रहेगा, और वारफेयर के टाइम पे ये सेंसर फ्यूजन नेटवर्क रहेगा, और मैन्ड और अनमैन्ड दोनों ही टीम इसमें काम कर सकेगी, यानी कि वहां पे व्यक्ति बैठ भी सकता है और ये रिमोट के द्वारा भी चलाए जा सकते हैं, विद ड्रोन्स एंड अदर कॉम्बैक्ट सिस्टम। तो ये सारे किसमें हैं, ये सिक्स जनरेशन का जो कॉम्बैक्ट एयर प्रोग्राम है उसमें। इंडिया इज परसुइंग द दिस अलोंगसाइड एएमसीए, यानी कि इंडिया क्या कर रहा है, खुद का फिफ्थ जनरेशन का जो एडवांस मीडियम कॉम्बैक्ट एयरक्राफ्ट बनाने जा रहा है, उस प्रोग्राम के साथ ही इंडिया किसको भी ज्वाइन कर रहा है, जो फ्रेंच लेड फ्यूचर कॉम्बैक्ट एयर सिस्टम का प्रोग्राम है सिक्स जनरेशन के लिए, उसको ज्वाइन करने वाला है, वाइल ऑल्सो कंटिन्यूइंग सुकोई 30 MKI अपग्रेड्स एंड राफेल प्रोक्योरमेंट। ठीक है, जब तक ये सिक्स जनरेशन का इंडिया प्रोक्योर नहीं कर पाता है, जब तक ये इनकी एयरफोर्स में इंड्यूस नहीं होगा, तब तक क्या करा जाएगा, इंडिया जो सुकोई 30 है उसकी एडवांसमेंट पे काम करेगा। सुकोई 30 रशिया रशिया और इंडिया का एक जॉइंट वेंचर ही है, इन दोनों ने मिलकर इसको बनाया है, मेनली इसको रशिया ने बनाया था, बाद में इसको इंडिया ने भी ज्वाइन किया था। और राफेल का प्रोक्योरमेंट, राफेल की जो संख्या है वो हमारी इंडियन एयरफोर्स में बढ़ा रहे हैं। और न्यूज देखते हैं इसके बारे में, द मूव इज लिंक टू इंडियाज वाइडर इंडिया फ्रांस डिफेंस कोऑपरेशन। यस, इंडिया और फ्रांस के बीच में जो डिफेंस कोऑपरेशन है अब समय के साथ और बढ़ता जा रहा है। फ्रांस इज ऑल्सो सबमिटेड अ प्रपोजल ऑफ 114 राफेल फाइटर्स, इसकी बात हमने कर ली है, जिसकी वैल्यू कितनी है, 3.25 लाख करोड़। द पार्लियामेंट स्टैंडिंग कमिटी ऑन डिफेंस, एक कमिटी होती है पार्लियामेंट में, किस पे है, डिफेंस पे है, उसने कॉल बोला है कि आप प्लीज हमें एक क्लियर रोड मैप लेके आइए और आपकी प्लानिंग और प्रोसेस और कितने टाइम में इसको कंप्लीट कर लेंगे, जो इंडिया को सिक्स जनरेशन का फाइटर डेवलपमेंट या एक्विजिशन करवा दिया जाएगा, इसका हमें लिए क्या लेके आइए, पूरा रोड मैप लेके आइए। ठीक है, इससे क्या होगा, अवॉइड फॉलिंग बिहाइंड इन एडवांस एयर वॉरफेयर टेक्नोलॉजी। अब देखिए, और जो स्ट्रॉन्ग कंट्रीज है उनके पास तो सिक्स जनरेशन के फाइटर जेट्स आ गए हैं, तो इंडिया की गवर्नमेंट ये चाहती है कि हम भी किसी भी हालत में शक्ति के रूप में तो बिल्कुल कमी नहीं रखें। ठीक है, इसीलिए इंडिया क्या काम कर रहा है, फ्रांस के साथ इस नए प्रोग्राम में काम कर रहा है। ग्लोबली द मेजर सिक्स जनरेशन इनिशिएटिव इंक्लूड, देखो हमने बात कर ली, यूएसए के पास है और रशिया के पास है और चाइना के पास है सिक्स जनरेशन के ये जो फाइटर जेट्स हैं, लेकिन चाइना से हम खरीद नहीं रहे क्योंकि वो पाकिस्तान को देने वाला है। यूएसए से हमारे रिश्ते अब इतने अच्छे रहे नहीं है। रशिया की बात करें तो जिसके पास है वो इतना एडवांस टेक्नोलॉजी का नहीं है, इसलिए हम फ्रांस के पास गए हैं। लेकिन एक और ग्रुप है जो क्या है, FCAS एंड GCAP, जो किस कौन लीड कर रहा है, यूके, इटली और जापान, ये तीनों मिलकर क्या बना रहे हैं, GCAP नाम का एक ग्रुप बना रहे हैं जिसमें सिक्स जनरेशन के फाइटर जेट्स का मैन्युफैक्चरिंग हो रही है। लेकिन इंडिया ने चूज किया है FCAS को, और ये इंडिया का ऐसा मूव है जो प्रोवाइड करेगा एक्सेस टू नेक्स्ट जनरेशन एरोस्पेस टेक्नोलॉजी एंड फ्यूचर कॉम्बैट एयर कैपेबिलिटीज, जो कि फ्रांस के साथ मिलकर काम करने पे इंडिया को मिलेगा। तो ये सारी बातें हमने, इंडिया का एक जो विजन है या फिर राजनाथ सिंह के द्वारा पार्लियामेंट में दी गई एक प्रोक्यूरमेंट है, क्या है कि हम फ्रांस के साथ जाना चाहेंगे सिक्स जनरेशन के वॉरफेयर के लिए, है ना। जो भी एयरक्राफ्ट होंगे उसमें हम काम किसके साथ करेंगे, फ्रांस के साथ करेंगे। नेक्स्ट देखते हैं अपन, इंडिया असाइन ऑफिशियल नेम टू 27 प्लेसेस इन अरुणाचल प्रदेश। इंडिया ने असाइन करे हैं 27 ऐसी जगह, कहाँ पे, अरुणाचल प्रदेश में। अरुणाचल प्रदेश की राजधानी का क्या नाम है, ईटानगर। अब आप एक चीज देखिए, इस टॉपिक को यहीं पे अपन क्रैक डाउन कर देते हैं। 27 ऐसी जगहों को किसमें शामिल किया है, खुद के मैप में शामिल किया है। तो क्या पहले ऐसे 27 जगहों को मैप में शामिल नहीं किया गया था क्या, ये इंडिया के पार्ट नहीं थे क्या, नहीं। अरुणाचल प्रदेश इंडिया का ही पार्ट है, आपको पता ही होगा, नॉर्थ ईस्ट का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है, और ये तीन कंट्रीज के साथ बॉर्डर शेयर करता है, जिसमें है भूटान, चाइना और म्यांमार। अब ये जो भूटान है उससे हमें कोई दिक्कत नहीं है, म्यांमार से भी इतनी हमें प्रॉब्लम नहीं फेस करनी पड़ती। चाइना क्या करता है, चाइना अरुणाचल प्रदेश को अपना पार्ट बताता है, यानी कि क्लेम करता है कि जो अरुणाचल प्रदेश है ये चाइना का पार्ट है, क्योंकि चाइना का ये बिलीव है कि जो तिब्बत का ऑटोनोमस रीजन है, जिसको चाइना ने एक तरीके से कब्जा ही कर लिया था, है ना,
तो उस रीजन का ही पार्ट, तिब्बत का ही पार्ट क्या था, अरुणाचल प्रदेश का। इसीलिए इनडायरेक्टली क्या हो गया, जो अरुणाचल प्रदेश है वो चाइना का हिस्सा हो गया। अब इंडिया ऐसा बोल रहा है कि हमने 27 जगहों को मैप में इंक्लूड कर लिया है, इनका नाम हमने दे दिया है। तो आप एक चीज समझिए, पहले ऐसा नहीं होता था क्या? आप एक एक प्रॉपर्टी है, ठीक है, 5,000 स्क्वायर फीट की। अब जब इसको मैप में देखा जाएगा, या फिर जो गवर्नमेंट है इसको क्या घोषित करेगी, ये एक प्रॉपर्टी, ठीक है। अब आप इस पे मकान बनाइए, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स बनाइए, जो आपको बनाने का मन है वो उसको बना सकते हैं। तो लेकिन ये क्या होगी, एक लैंड प्रॉपर्टी होगी। अब लोग बाग इस पे क्या करते हैं, इस पे अपना कचरा डंप करके चल जाते हैं, ठीक है। सालों तक ये इस पे कचरा डंप होता रहता है और ये एक डंपिंग जोन बन जाता है। तो गवर्नमेंट क्या करेगी, गवर्नमेंट इस पे ये थोड़ी ना करेगी कि ये डंपिंग जोन है। तो इसके ऑफिशियल रिकॉर्ड्स हैं, उसमें तो इन्होंने क्या किया है, गवर्नमेंट ने इसको एक लैंड प्रॉपर्टी घोषित कर दिया है, आप इस पे कुछ भी बनाइए। लेकिन जो लोग हैं आसपास के, उन्होंने इस पे क्या बना दिया है, डंपिंग जोन बना दिया है। तो ये सरकार की जिम्मेदारी नहीं है। वैसे ही क्या है, जो अरुणाचल प्रदेश के 27 जगह हैं, इस पे कहीं पे क्या हो रहा है, कहीं पे पास वाला गांव किसी एक जगह को किसी दूसरे नाम से बोलता है, स्पेलिंग मिस्टेक है, प्रोनाउंसिएशन की मिस्टेक है, उसके प्रॉपर कोऑर्डिनेशन नहीं है कि कौन से लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड पे जो कोऑर्डिनेशन आते हैं वहां पे ये जगह है। तो इन सब को निवारण करने के लिए क्या किया है, अब भारत सरकार ने अरुणाचल प्रदेश के इन 27 जगहों को अपने ऑफिशियल मैप में शामिल कर दिया। अब भाई आपको ये पूरी पिक्चर क्लियर? ठीक है, इसके बारे में पढ़ते हैं अपन। India formally standardized name for 27 places and geographical features in Arunachal Pradesh on 7th August 2026 with the name incorporated into official survey of India map। ठीक है, अब ये इंडिया के ऑफिशियल सर्वे ऑफ इंडिया के मैप में शामिल हो जाएंगे। द लिस्ट इंक्लूड्स, इसमें कौन कौन सी चीजें शामिल है, सेटलमेंट्स हैं, कुछ वॉर मेमोरियल्स हैं, कुछ लेक्स हैं, कुछ हाई एल्टीट्यूड के पासेस हैं, इंक्लूडिंग जसवंतगढ़, शेरे थापा मेमोरियल, थांगला, डिजोला, रिजाला और पुकरला, ऐसे महत्वपूर्ण पासेस यहाँ पे शामिल है। और वॉर मेमोरियल्स की बात करें तो जसवंतगढ़ और शेरे थापा, ये क्या है, कैसे हैं, इसके बारे में आगे हम देखेंगे। इन सारी चीजों को क्या किया है, सारे स्थानों को इंडिया के सर्वे ऑफ इंडिया मैप में शामिल किया गया है। द मूव हैज स्ट्रेटेजिक सिग्निफिकेंस। यस, इंडिया का इसमें स्ट्रेटेजिक सिग्निफिकेंस तो है ही। क्यों? क्योंकि चाइना का रिपीटेड अटेम्प्ट टू असाइन चाइनीज नेम्स टू लोकेशन इन अरुणाचल प्रदेश, जैसे कि मैंने आपको पहले ही बता दिया है, चाइना अरुणाचल प्रदेश पे अपना क्लेम करता है, ठीक है। जब ये अरुणाचल प्रदेश पे क्लेम कर रहा है, तो चाइना आजकल क्या कर रहा है कि इन एरिया के नाम, इस पे जो अरुणाचल प्रदेश में एरियाज है उनके खुद के चाइनीज नेम दे रहा है और उसको अपने अखबारों में प्रकाशित कर रहा है कि ये हमारे कंट्री के एरिया है और हमारे इसके नाम चेंज कर रहे हैं। लेकिन इंडिया ने इस पे अपना सीधा स्टांस रखा है और बोला है कि ये नाम चेंज करने से हमारी सॉवरेनिटी को कोई खतरा नहीं होगा। ये अरुणाचल प्रदेश इंडिया का एक बहुत महत्वपूर्ण भाग है और इंडिया का इससे हिस्टोरिकल टाइज रहे हैं, और ये इंडिया का ही हमेशा से पार्ट रहा है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं अपन, थांगला इज लिंक, जो थांगला की बात कर रहे हैं अपन, लिंक टू 1962 इंडिया चाइना वॉर। 1962 में जो इंडिया चाइना के बीच में वॉर हुआ था, उसको लेके जो एक महत्वपूर्ण स्थान है वो क्या है, थांगला है। वाइल जसवंतगढ़, जसवंत जसवंत सिंह रावत के नाम से ये एक वॉर मेमोरियल बना गया है, देखिए आप, ये रहा। और जसवंत सिंह जी का जो रिलेशन किससे है, बैटल ऑफ नुरांग से। और शेरे थापा की बात करें, शेरे थापा मेमोरियल जिसको बनाया गया है ऑनर इंडियन सोल्जर एसोसिएटेड विद द कॉन्फ्लिक्ट, ये 1962 के वार से ही रिलेटेड है। और ये शेरे थापा थे, इनके बारे में बोला जाता है कि ये सेकंड बटालियन जम्मू एंड कश्मीर राइफल्स में थे, ठीक है। इन्होंने क्या किया था, इन्होंने 72 घंटे तक अकेले ही 1962 के वॉर में दुश्मन सेना यानी कि चाइना की सेना को कंट्रोल कर लिया था, यानी कि उनको आगे नहीं बढ़ने दिया था, है ना। और ये कहाँ किया था, सुभांगी वैली में, सुभांगी वैली में ये काम इन्होंने किया था। द एक्सरसाइज स्ट्रेंथन्स ऑफिशियल कार्टोग्राफी। अब ये जो इंडिया ने 27 जगहों को अपने ऑफिशियल मैप में लिया है, तो इसमें क्या क्या काम किया गया है, इसमें जो स्ट्रेंथन होगा वो होगा ऑफिशियल कार्टोग्राफी, एडमिनिस्ट्रेटिव रेफरेंसेस, क्योंकि अब क्या होगा, एक तो प्रॉपर नाम उसका डिसाइड हो गया है, उसकी स्पेलिंग डिसाइड हो गई है, उसके कोऑर्डिनेशन डिसाइड हो गए हैं,
ठीक है। और उसका जो एडमिनिस्ट्रेटिव स्टेशन है वहां पे डॉक्यूमेंटेशन में एक पर्टिकुलर नाम हो गया। ठीक है, तो ये सारी चीजें 27 प्लेसेस को जो असाइन किया है ऑफिशियल नेम उससे होने जा रही है। इससे क्या होगा, एडमिनिस्ट्रेटिव रेफरेंस बढ़ेगा, इंडिया की सॉवरेनिटी और ज्यादा बढ़ेगी। कहाँ पे? अरुणाचल प्रदेश में, क्योंकि चाइना इस पे क्लेम करता जाता है। विच इंडिया कंसिडर एन इंटीग्रल एंड इनएलिएनेबल पार्ट ऑफ द कंट्री। यस, इंडिया ने बोला है कि अरुणाचल प्रदेश वैसे भी इंडिया नॉर्थ ईस्ट जो कि उसकी ईस्ट एक्ट पॉलिसी है उसके तहत इंडिया किस पे काम करता है, अरुणाचल प्रदेश और भी अदर सेवन सिस्टर जो स्टेट्स हैं नॉर्थ ईस्ट इंडिया के, उसमें डेवलपमेंट के लिए बहुत काम कर रहा है। ये जो मूव है डज नॉट सेटल द इंडिया चाइना बाउंड्री डिस्प्यूट। ये जो मूव किया है इंडिया ने, ये तो ऐसा है नहीं कि इंडिया और चाइना के बीच में जो बॉर्डर डिस्प्यूट है वो खत्म होने वाला है, क्योंकि इंडिया और चाइना के बीच में कौन सा बॉर्डर है? LAC, LAC, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, तो क्या बोलेंगे? मैकमोहन लाइन। एक तरीके का समझौता है जो आप मानिए 1911 में शिमला एकॉर्ड के अकॉर्डिंग किया गया था कि इसके इस एरिया के बाद ये इंडिया हो जाएगा, इस लाइन के बाद ये चाइना हो जाएगा। ये अंग्रेजों के द्वारा किया गया था, तो इसीलिए इसमें ट्रांसपेरेंसी नहीं है। तो चाइना अरुणाचल प्रदेश पे क्लेम करता है और ये इंडिया का इंटीग्रल पार्ट है ही। तो इस वजह से जो इंडिया और चाइना के बीच में जो डिस्प्यूट है इस चीज़ों की वजह से सोल्व तो होने वाला नहीं है। ये आपका थांगला पास देख लीजिए, अरुणाचल प्रदेश कितना सुंदर है। और ये आपका शेरे थापा मेमोरियल। ठीक है, 1962 के इंडो सिनो वॉर में इन्होंने अपनी बहादुरी का परिचय दिया था। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं अपन। नेक्स्ट न्यूज है आपकी, इंडिया रेस्ट्रिक्ट्स न्यू रिन्यूएबल एनर्जी प्रोजेक्ट नियर बॉर्डर। ठीक है, सबसे पहले तो आप ये समझिए इंडिया ने क्या किया है। इंडिया ने रेस्ट्रिक्ट किया है किसको? न्यू रिन्यूएबल एनर्जी प्रोजेक्ट। रिन्यूएबल एनर्जी कौन सी होती है? सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी, जिनको वापस से फुलफिल किया जा सकता है, वही होती है आपकी रिन्यूएबल एनर्जी। तो इससे रिलेटेड जो भी नए प्रोजेक्ट आएंगे बॉर्डर्स के पास, इंडिया ने उनको आने से मना कर दिया है। बॉर्डर्स कौन से होंगे? आपके लैंड बॉर्डर्स। ठीक है, जो कि आप शेयर करते हैं बांग्लादेश के साथ, पाकिस्तान के साथ, चाइना के साथ, भूटान के साथ, नेपाल के साथ, एंड लास्ट वन इज म्यांमार। ये सात आपके क्या हो गए? पड़ोसी देश हो गए, इनके साथ आप बॉर्डर शेयर करते हैं। ठीक है, आप सातवां कौन सा है? अफगानिस्तान है। लेकिन अफगानिस्तान से अभी आपका प्रेजेंट में डायरेक्टली बॉर्डर शेयरिंग नहीं हो रही है, POK वाले रीजन से आप इससे बॉर्डर शेयर करते हैं। तो देख लेते हैं इस न्यूज के बारे में। MHA issued national security guidelines on 8 August 2026 restricting new solar, wind and hybrid renewable project near India's international border, LOC लाइन ऑफ कंट्रोल, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। ठीक है, ये हमने बात करी ली अभी, ये चाइना का है। LOC कहाँ पे है आपका? आपका पाकिस्तान से है। और जो भी इंटरनेशनल बॉर्डर्स हैं जो अदर कंट्रीज के साथ लगे, no new project is permitted within 1 kilometer of the international border, LOC and LAC, while area within 50 kilometer are classified as sensitive zone requiring Ministry of Home Affairs security clearance। ठीक है, तो क्या किया जाएगा? अब कोई भी नया प्रोजेक्ट को परमिट नहीं किया जाएगा जो भी बॉर्डर एरिया है उससे 1 किलोमीटर के अंदर में, यानी कि 1 किलोमीटर का बफर जोन तो चाहिए ही चाहिए। कहाँ पे? इंटरनेशनल बॉर्डर्स जो भी इंडिया का इन नेबरिंग कंट्रीज के साथ है, LOC यानी कि पाकिस्तान के साथ जो बॉर्डर है, और चाइना के साथ जो LAC बॉर्डर है, उसमें 1 किलोमीटर का बफर जोन तो दिया जाएगा। और और भी अगर ऐसा कोई प्रोजेक्ट आने वाला है तो इस बॉर्डर से 50 किलोमीटर के एक बफर जोन में क्या किया जाएगा, उसको सेंसिटिव जोन घोषित किया गया है। और उसमें कोई भी ऐसा नया प्रोजेक्ट लाने के लिए मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स सिक्योरिटी से क्लियरेंस लेनी पड़ेगी, यानी कि उनका परमिशन लेना पड़ेगा। आपको एक चीज पता है, पाकिस्तान की अगर बात करें तो पंजाब के एरिया में और कहाँ पे ये राजस्थान के एरिया में बॉर्डर शेयर करता है। तो यहाँ पे क्या है, सोलर एनर्जी और विंड एनर्जी बहुत ज्यादा उत्पादन की जाती है, इसीलिए जो प्रोजेक्ट्स हैं यहाँ पे आते हैं। प्रोजेक्ट विद इन 20 किलोमीटर ऑफ इंटरनेशनल बॉर्डर विल एडिशनली require a no objection certification from the Ministry of Defense with clearance assessed on the case by case basis। ठीक है, अब क्या करेंगे, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस से भी परमिशन लेनी पड़ेगी 20 किलोमीटर का जो बफर जोन रहेगा वहां पे आपका नया प्लांट लगाने के लिए। आप समझिए, एक तो 1 किलोमीटर में तो बिल्कुल मना कर दिया है,
20 किलोमीटर के लिए आपको किससे परमिशन लेनी पड़ेगी? मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस से। और 50 किलोमीटर के लिए किससे परमिशन लेनी पड़ेगी आपको? मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स से। तो ये सारी चीजें की जाएगी। और 20 किलोमीटर वाली जो परमिशन है, 20 किलोमीटर का जो रेडियस रहेगा बफर जोन, उसमें अगर ऐसा कोई प्लांट लगाना होगा तो आपको क्या करना पड़ेगा? केस बाय केस जो स्टडी करेंगे मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, यानी कि कोई ऐसी कंपनी तो नहीं है कि वो चाइना बेस्ड कंपनी और यहाँ के ऐसा प्लांट लगाना चाहती है, तो इससे क्या होगा? इंडिया का जो बॉर्डर सिक्योरिटी है तो वो खतरे में आ जाएगा। ऐसा तो नहीं है कि जो कोई कंपनी आई है उसमें जो काम करने वाले इंजीनियर्स हैं, वर्कर्स हैं, वो पाकिस्तान से या दुश्मन मुल्क से तो नहीं आए। उनका प्रॉपर तहकीकात होगी, जो भी एक एक बंदा आएगा उनकी प्रॉपर स्क्रीनिंग होगी, ताकि इंडिया की इंटरनल सिक्योरिटी की बात करें या बॉर्डर सिक्योरिटी पे जो सर्विलेंस ये करके इंटेल दे सकते हैं दुश्मन देश को, उसको रोकने के लिए क्या करेगा? मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस काम करेगा। देन उसके बाद ही उनको परमिशन मिलेगी। कहाँ पे? 20 किलोमीटर के एरिया। नेक्स्ट देखते हैं, डेवलपर्स नीड प्रायर सेंट्रल गवर्नमेंट परमिशन टू एम्प्लॉय इंजीनियर्स। ठीक है, जो डेवलपर्स होंगे यानी कि जो प्लांट डालने आएंगे, जो कंपनी आएगी, उनको पहले सेंट्रल गवर्नमेंट की परमिशन की रिक्वायरमेंट होगी। किसके लिए? इंजीनियर्स को एम्प्लॉयमेंट देने के लिए, स्टाफ और लेबर्स फ्रॉम पाकिस्तान, चाइना और बांग्लादेश। ठीक है, क्योंकि ये तीनों कंट्री अभी इंडिया के लिए हॉस्टाइल हुए हुए हैं। वाइल फॉरेन कंपनी लैंड ट्रांसफर्स रिक्वायर प्रायर सिक्योरिटी क्लियरेंस। ठीक है, तो ये सारी चीजें एक पूरे एक स्क्रीनिंग के थ्रू होगी, पूरा डॉक्यूमेंटेशन होगा। और सेंट्रल गवर्नमेंट, चाहे बात करें मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स और मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, इन चीज़ों में बहुत अच्छे से काम करने वाली है। जो डेवलपर्स होंगे मस्ट ऑल्सो बियर द कॉस्ट ऑफ मैंडेटरी सिक्योरिटी मेजर्स। ठीक है, अब जो भी कंपनी यहाँ आएगी तो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंतर्गत जो भी उनको दिशा निर्देश दिए जाएंगे, यानी कि आप अपनी कोई सेटलमेंट यहाँ डालते हैं, कोई डिप्लॉयमेंट करते हैं इस प्रोजेक्ट का, तो आपको यहाँ पे एग्जाम्पल के लिए समझिए, 100 ड्रोन एट ए टाइम लगाने पड़ेंगे, कैमरा फैसिलिटी लगानी पड़ेगी। ठीक है, टाइम टू टाइम स्क्रीनिंग करनी पड़ेगी। और जो भी चीज़ अगर कुछ भविष्य में गलती होती है तो इसके लिए आप ही अकाउंटेबल होंगे। तो ऐसा किसके लिए किया जाएगा? जो नए डेवलपर्स होंगे। टू प्रोटेक्ट रिन्यूएबल एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर इन नोटिफाइड बॉर्डर जोन, एग्जिस्टिंग प्रोजेक्ट ऑलरेडी क्लियर्ड बाय, जो ऑलरेडी प्रोजेक्ट हैं, जो बात करें हम 20 किलोमीटर के अंतर्गत चल रहे हों या 50 किलोमीटर के बफर जोन में चल रहे हों, तो जो प्रोजेक्ट हैं वो तो चलते रहेंगे। मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स और मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस आर एग्जाम फ्रॉम री अप्लाइंग। ठीक है, अब ये वापस से अप्लाई नहीं कर रहे होंगे, इनका जितना टेन्योर है वो काम करने के लिए, वो उतने समय के लिए तो काम कर पाएंगे। और क्रिएट करेंगे सिक्योरिटी वेटिंग फ्रेमवर्क, जो बैलेंस करेगा रिन्यूएबल एनर्जी एक्सपेंशन विद बॉर्डर एंड नेशनल सिक्योरिटी। ये दोनों चीजों का, दोनों कंपोनेंट मिलके क्या काम करेंगे? देश के लिए काम करेंगे, क्योंकि इंडिया के लिए रिन्यूएबल एनर्जी का भी बहुत ज्यादा रिक्वायरमेंट है। साथ ही साथ इंडिया के लिए सबसे पहली प्रायोरिटी है वो क्या है? बॉर्डर की सिक्योरिटी। और इससे क्या होगी? नेशन की सिक्योरिटी। तो ये सारी चीजें हमने देख ली है। नेक्स्ट न्यूज देखते हैं। अब इंडिया के अगेन इंटरनल सिक्योरिटी की बात करें तो एक और न्यूज सामने आ रही है, जिसमें बैंगलोर पुलिस ने लॉन्च किया है ऑपरेशन मुक्त। ठीक है, और ये किसके अगेंस्ट में किया है? सस्पेक्टेड इलीगल इमिग्रेंट। इलीगल इमिग्रेंट्स क्या होते हैं? बाहरी देश का, यानी कि किसी दूसरे देश का ऐसा व्यक्ति जो हमारे देश में आ जाता है विदाउट डॉक्यूमेंट। विदाउट डॉक्यूमेंट। अब ये विदाउट जब डॉक्यूमेंटेशन के साथ आता है तो ये एक इलीगल रूप से आया है। और इमिग्रेशन यानी कि इसके देश में उसको एक्सेप्टेंस नहीं है ना, ये वहां से इंडिया में कुछ गलत करने आया है। तो ये सारी चीजें किसके एक टर्मिनोलॉजी लेके आती है? इलीगल इमिग्रेंट। और ये मेनली किसको अभी टारगेट कर रहे हैं? ये पाकिस्तानी नेशनल्स को, और बांग्लादेशी नेशनल्स को, और चाइना नेशनल्स को, क्योंकि इन तीनों देश से ही अभी इंडिया की इंटरनल सिक्योरिटी को खतरा है। और भी अदर कंट्रीज है जो एक आप बात कर सकते हैं कि आएंगे और इंडिया के इंटेल लेके जाएंगे। तो इसके लिए बैंगलोर पुलिस ने एक प्रोग्राम चलाया है जिसका नाम है ऑपरेशन मुक्त। Bangalore City Police launched Operation Mukh on 8 August 2026 to identify and verify suspected illegal immigrants with a focus on suspected Bangladeshi nationals। ठीक है, ये बांग्लादेशी जो नेशनल्स हैं, ये क्या करते हैं? ये जो इलीगल इमिग्रेंट्स आ जाते हैं तो एक तो रिहायशी बस्तियों में रहने लग जाते हैं, है ना। लोगों के घर में जो सर्वेंट का काम करते हैं वहाँ रहने लग जाते हैं, फिर उनके लूट मार हो जाती है। और बड़े बड़े अधिकारियों के यहाँ अगर ये काम करते हैं तो जो इंडिया की इंटेल है उनको ये आगे सरपास करते हैं। और इलीगल इमिग्रेशन से क्या होता है? एक तो इंडिया में ऑलरेडी इतनी पॉपुलेशन है और इंडिया इतनी ज़्यादा पॉपुलेशन को बियर नहीं कर सकता। और जो आपके रिसोर्सेज रहेंगे वो तो लिमिटेड ही है ना। अब इन रिसोर्सेज में इनको भी क्या करना पड़ेगा? हमको शेयर करना पड़ेगा। तो इंडिया के लिए एक बहुत बड़ा खतरा हो जाता है।
तो इंडिया ने प्रोग्राम चलाया हुआ है 2025 से ही। द ऑपरेशन इन्वॉल्व, इसमें ऑपरेशन में क्या किया गया है, 500 से ज़्यादा पुलिस के जवान थे और इन्होंने वाइट फील्ड डिवीजन बनाए हुए थे 30 से ज़्यादा लोकेशन को। कितने, 6 पुलिस स्टेशन इसमें शामिल। पुलिस टीम कंडक्टेड अर्ली मॉर्निंग डॉक्यूमेंट चेक्स, पुलिस ने सुबह सुबह ही डॉक्यूमेंट चेक करना स्टार्ट कर दिया था। कहाँ पे, व्हाइट फील्ड में, कटूरी गोड़ी में, मराठा थली में, बेलांदर, वारंथर, ये जगहों के नाम, ठीक है। ये आईटी हब्स हैं। यहाँ पे क्या होगा, आसपास एक तो लोग काफ़ी ज़्यादा मिल जाएंगे और यहाँ से बाहर से लोग काम करने आते हैं वो मिल जाएंगे, और जो बस्तियाँ होती है वहाँ पे ये इलीगल इमिग्रेंट्स रहते हैं, यहाँ पे जाके चेकिंग करी। नेक्स्ट न्यूज़ देखते हैं इसका। अराउंड 40 पीपल वर डिटेन फॉर वेरिफिकेशन, 40 लोगों को डिटेन कर लिया गया है वेरिफिकेशन, क्योंकि ये संदेह के घेरे में थे। अकॉर्डिंग टू रिपोर्ट ऑपरेशन डिटेल्स, 4 वर आइडेंटिफाइड एज बांग्लादेशी नेशनल्स। देखो 4 तो बांग्लादेशी नेशनल्स एकदम प्रूव हो गए हैं। आप ये मत सोचिए कि नंबर बहुत छोटा है, 4 लोग भी हमारी इंटरनल सिक्योरिटी के लिए खतरा पैदा कर सकते हैं। क्योंकि जब मुंबई में अटैक हुआ था तो वहां पे भी तो 5-7 लोग ही आए थे, उन्होंने पूरी मुंबई को दहशत में बदल दिया था, ठीक है। इसी प्रकार इन 4 लोगों को पहचान लिया गया है। द पुलिस प्लान कोऑर्डिनेशन विद द FRRO। अब FRRO क्या होता है, फॉरेनर्स रीजनल रजिस्ट्रेशन ऑफिस, फॉर फर्दर इमिग्रेशन एक्शन इन केस वेयर अनऑथोराइज्ड स्टे इज लीगली एस्टेब्लिश। देखो कुछ लोग होते हैं जो विदेश से इंडिया आते हैं और उनका वीज़ा ख़त्म हो जाता है, फिर भी क्या करते हैं, वो इंडिया में ही रह रहे हैं इलीगली। जैसे 2 साल का वीज़ा लेके वो इंडिया में आता है, उसका वीज़ा ख़त्म हो जाता है तो वो यहीं रह रहा है। तो अब जो पुलिस है वो क्या करेगी, FRRO से कोऑर्डिनेशन करेगी और पता करेगी ऐसे कौन से लोग हैं जो वापस गए ही नहीं। तो ये डाटा FRRO पुलिस को देगा और उसके बाद पुलिस तहकीकात करेगी। द ऑपरेशन इज गवर्न बाय द इमिग्रेशन। देखो ये जो ऑपरेशन किया जा रहा है, ऑपरेशन मुक्त, ये किसके द्वारा किया जा रहा है, इमिग्रेशन एंड फॉरेनर्स एक्ट 2025, विच केम इनटू फोर्स ऑन 1 सितंबर 2025। ठीक है, ये 1 सितंबर 2025 को इमिग्रेशन एंड फॉरेनर्स एक्ट आ गया था और उसके तहत ये कार्रवाई की जा रही है। इसने किसको रिप्लेस किया था, ये जो एक्ट था इसने फॉरेनर्स एक्ट 1946 और इससे भी पहले 2 एक्ट और थे, इन तीनों एक्ट को मिला के रिप्लेस किया गया था इमिग्रेशन एंड फॉरेनर्स एक्ट 2025 के द्वारा। ठीक है, ये बात कर ली हमने बेंगलुरु पुलिस के बारे में जो ऑपरेशन मुक्त चला रही है। नेक्स्ट न्यूज देखते हैं। GI टैग मिथिला मखाना मैक्स फर्स्ट सी शिपमेंट टू ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, यहाँ बात हो रही है आपकी मखाने की। ठीक है, मखाना कैसे होता है आप एक बार समझ लीजिए। ये आपके मखाने हो गए। अब ये मखाने जो हैं इनको पहले तो कहाँ मिला, क्या मिला है, GI टैग, जियोग्राफिकल इंडिकेशन मिला है। कहाँ के हैं ये, मिथिला। मिथिला कहाँ पे है आपके, बिहार वाले रीजन में। बिहार के दरभंगा वाला जो रीजन है उसको मिथिला रीजन बोलते हैं। और वहां पे उगाए गए जो मखाने हैं उनको क्या बोलेंगे आप, GI टैग वाले मखाने बोलते हैं, मिथिला के मखाने। ठीक है, अब इसका जो पहला शिपमेंट है कहाँ गया है, ऑस्ट्रेलिया के लिए एक्सपोर्ट किया जा रहा है। अब क्या है आप समझिए इस बात को। देखो मखाने देश के और जगह में भी उगाए जाते होंगे, ठीक है, वहां पे और जगह भी कल्टीवेशन होगा, लेकिन जो मिथिला रीजन के मखाने हैं उनकी क्वालिटी बहुत ज़्यादा अच्छी बताई जा रही है। इसीलिए इनको 2002 की 2022 की ही अगर बात करें तो GI टैग मिल गया था। अब GI टैग से क्या फायदा होता है कि पर्टिकुलर किसी रीजन से जब किसी, जैसे मखाने को कनेक्ट कर दिया गया है तो उससे उसकी क्वालिटी को इम्प्रूव और किया कर दिया जाता है और गवर्नमेंट के अंडर उसका कंजर्वेशन किया जाता है। अब आप मार्केट में अगर बात करें तो मखाने आते हैं, तो ऐसे अगर उसका नाम, पैकेट का नाम हो जाएगा मिथिला मखाना, तो अपन खरीद लेंगे कि बहुत अच्छी क्वालिटी का है। लेकिन जब उसको GI टैग मिल गया है और वो इंडियन गवर्नमेंट के कंजर्वेशन में आ गया है तो अब इलीगली हो जाएगा, क्योंकि जो मिथिला मखाना है वो तो पेटेंट हो गया ना, वो पर्टिकुलर रीजन से ही निकलेगा, क्योंकि वहाँ पे जो टेम्परेचर होगा, मिट्टी होगी, वहाँ पे इरिगेशन का प्रोसेस होगा, वो पर्टिकुलर होगा। इसी वजह से क्या होगा, जो मखाना है, मिथिला मखाना, वो बहुत ज़्यादा सुपीरियर क्वालिटी का होता है। अब क्या कर रहे हैं, ये मिथिला मखाने को हम ऑस्ट्रेलिया में भेज रहे हैं पहली बार। इससे क्या होगा, पहले भी तो जाता हुआ नहीं, अब डायरेक्टली जो किसान है, एक तो ये हो गया आपका फार्मर और ये हो गया आपका ऑस्ट्रेलिया। अब यहाँ पे बस एक ही मिडिल मैन रहेगा जो फार्मर से डायरेक्ट मिथिला के मखाने लेगा और कहाँ पे पहुंचा देगा, ऑस्ट्रेलिया पे पहुंचा देगा। लेकिन अगर ये नहीं होता, इसको GI टैग नहीं मिला होता, तो पहले फार्मर्स को कहाँ जाना पड़ता, लोकल मार्केट में जाना पड़ता, वहां पे उसको बेचना पड़ता, फिर लोकल मार्केट से ये मेन मार्केट में जाता, सिटी वाले मार्केट में,
फिर वहां से इसकी पैकेजिंग होती, बहुत सारी ऐसी चीजें होती जिसके बाद ये मखाना कहाँ पहुंचता, ऑस्ट्रेलिया में पहुंचता, तो इसकी कीमत बहुत बढ़ जाती और जो फार्मर्स का प्रॉफिट है वो बहुत कम हो जाता। एट प्रेजेंट अगर बात करें जो फार्मर्स को कितना प्रॉफिट मिल रहा है, अब माना जा रहा है कि पहले अगर 100 रुपए का फार्मर्स को प्रॉफिट होता था, तो अब ये 18% यानी कि 118 रुपए का प्रॉफिट होने जा रहा है, क्योंकि यहाँ पे जो मिडिल मैन है उनकी संख्या हमने कम कर दी। और चीजें देख लेते हैं इसके बारे में। द मखाना वाज प्रोसेस, ये जो प्रोसेस होता है, बीता नियर पटना, वेयर इट अंडरवेंट क्वालिटी टेस्टिंग। ठीक है, अब ये उगने के बाद कहाँ पे आता है, बीता में, जो पटना के पास में, वहाँ पे क्वालिटी चेक होता है, इरेडिएशन होता है, मतलब रेडिएशन किया जाता है उन प्रोडक्ट्स पर ताकि जो छोटे छोटे जीवाणु होते हैं उनको खत्म कर दिया जाए। एंड इंटरनेशनल स्टैंडर्ड पैकेजिंग, जो पैकेजिंग होती है उनके इंटरनेशनल स्टैंडर्ड की जाती है। द कंसाइनमेंट वॉज ट्रांसपोर्टेड बाय रेल फ्रॉम बीता टू कोलकाता, पहले कोलकाता जाएंगे रेल के द्वारा और उसके बाद सी रूट से ऑस्ट्रेलिया जाएंगे, क्योंकि जो फ्लाइट वाला खर्चा है, एयर फ्लाइट वाला खर्चा है, वो बहुत ज़्यादा होता है, उसमें ज़्यादा संख्या में भी प्रोडक्ट नहीं जा पाते हैं। और जो ये सी वाला रूट होता है वो बहुत इजी वे में पहुंचा देता है और कंपेरेटिवली सस्ता पड़ता है। इसलिए हम बात कर रहे हैं बबल मंदेब की, स्टेट ऑफ हरमुज की, स्टेट ऑफ मलक्का की, तो ये जो ट्रेड रूट्स हैं बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं पूरे देश की पूरे वर्ल्ड की इकोनॉमी को संभालने के लिए, क्योंकि इंपोर्ट एक्सपोर्ट ही अगर बंद हो जाएगा तो बहुत दिक्कत होने वाली है। ठीक है, और चीजें देख लेते हैं इसके बारे में। द शिपमेंट प्रोवाइड फार्मर्स अराउंड 80% हायर प्रॉफिट मार्जिन, ये हमने बात कर ली है। और ये क्या बढ़ाएगा, लोकल मार्केट की रेट बढ़ा देगा, जो ग्लोबल मार्केट और वैल्यू एडिशन रहेगी किसके लिए, इंडिया के फार्मर्स के लिए जो मिथिला के मखानों को उगा रहे हैं। ये कहाँ पे उगते हैं आप ये भी समझ लीजिए, ये पानी वाले दलदल वाले क्षेत्र में उगते हैं। ठीक है, द एक्सपोर्ट वाज फैसिलिटेटेड बाय एपीडे, the statutory body under the Ministry of Commerce and Industry that promotes export of agricultural and processed food products। देखो, ये एग्रीकल्चरल और प्रोसेस फूड का जो डेवलपमेंट जोन है वो कौन करता है, एपीईडीए करता है। मिथिला मखाना रिसीव्ड जीआई रिकॉग्निशन इन 2022, ये हमने बात कर ली है। द ऑस्ट्रेलिया शिपमेंट स्ट्रेंथन इट्स पोजीशन एज अ वैल्यू एडेड एग्रीकल्चरल एक्सपोर्ट। अब देखो, आप यूँ कहेंगे कि अंग्रेज भी ये खाते हैं क्या, यानी कि ऑस्ट्रेलिया के लोग भी मखाना खाते खाते सब हैं, लेकिन आपको एक चीज समझनी पड़ेगी, जो इंडियन डायस्पोरा है ऑस्ट्रेलिया में भी बहुत ज्यादा है, तो आजकल लोग क्या कर रहे हैं, हेल्थी स्नैक्स को प्रीफर कर रहे हैं। ठीक है, इसीलिए मिथिला के मखाने वहाँ जा रहे हैं अच्छी क्वालिटी के। आज की लास्ट न्यूज देखते हैं। अल्बराडोर डी ला एस्प्रिला, ठीक है, इन्होंने क्या बना है, ये कोलंबिया के प्रेसिडेंट बने हैं। ये रहे आपके एस्प्रिला। एस्प्रिला वॉन्स ऑन एज कोलंबियाज 36 प्रेसिडेंट, ये 36वें नंबर के प्रेसिडेंट हैं, कब बने हैं, 7 अगस्त 2026 को। और इनका टेन्योर कितना रहेगा, 4 साल का रहेगा, आने वाले 2026 से 2030 में कोलंबिया के यही प्रेसिडेंट रहेंगे। इन्होंने किसको सक्सीड किया है, कौन किसकी जगह ली है, लेफ्ट विंग के प्रेसिडेंट गुस्तावो पेट्रो, ठीक है, उनको रिप्लेस किया है। अब ये लेफ्ट विंग क्यों लिखा गया है, क्योंकि कोलंबिया के अगर इतिहास की अगर हम बात करें, जब से वहां पे संविधान आया है, तो ये पहले लेफ्ट विंग के प्रेसिडेंट थे गुस्तावो पेट्रो। अब वापस कौन आ गए हैं, राइट विंग के प्रेसिडेंट, जिनका नाम है एस्पिरेलो। इन इन द 21 जून 2026 रन ऑफ एस्पिरेला वॉन विद 49.66% वोट। ठीक है, अब ये समझिए रन ऑफ क्या होता है। इस जो कैंडिडेट इलेक्शन होगा, इसमें काफी ज्यादा कैंडिडेट खड़े होंगे प्रेसिडेंट के इलेक्शन में, तो इसमें क्या था, 50% से ज्यादा वोट चाहिए होते थे किसी भी एक व्यक्ति को जीतने के लिए। लेकिन जब किसी को भी ये नहीं मिले, तो जो टॉप के दो कैंडिडेट्स होंगे उन दोनों के बीच में वापस से रन ऑफ कराया जाएगा। तो उस रन ऑफ में जिसको सबसे ज्यादा वोट मिलेंगे, तो जो एस्प्रेला है उनको कितने वोट मिले, 49.66%। यहाँ पे 50% से अबव की टारगेट कंप्लीट करना जरूरी नहीं है। यहाँ पे जिसको ज्यादा मिलेंगे रन ऑफ में दो लोगों के बीच में, वो उनको ही विजेता घोषित कर दिया जाएगा। इसीलिए जो एस्प्रेला है उनको 49.66% का वोट शेयर प्राप्त हुआ। द इनोग्रेशन वॉज हेल्ड इन काली एट सेंटिगो डी कैली यूनिवर्सिटी इंस्टीड ऑफ ट्रेडिशनल बोगाटा विद ऑनरियो हैनरीज एडमिनिस्ट्रेटिंग द प्रेसिडेंशियल ओथ। देखो पहले क्या होता था, ये हॉनरियो हैनरीज नामक जगह पे प्रेसिडेंट की ओथ कराई जाती थी, लेकिन जो ट्रेडिशनल काम था उसको बंद करके कहाँ कराई गई है, केली पे, जो कहाँ है, सेंटिगो डी केली यूनिवर्सिटी, यूएससी एरेना। अब कोलंबिया क्यों इतना इंपॉर्टेंट हो जाता है, ये साउथ अमेरिका का एक कंट्री है और इसके टाइज यूएसए से बहुत ज्यादा अच्छे हैं। यूएसए ने अब क्या करा है, 8 अगस्त को ही एक
बिलियन डॉलर का एड देने को इनको घोषणा करी है, किनको, कोलंबिया को, क्योंकि साउथ अमेरिका की जो कंट्रीज है वहां पे भी यूएसए अपने हाथ हाथ और पैर दोनों फैलाना चाहता है, क्योंकि हाथ फैलाएगा तो दोस्ती बढ़ाएगा, पैर फैलाएगा तो वहां पे डोमिनेंस बढ़ाएगा। इससे क्या होगा, सिक्योरिटी असिस्टेंस मिलेगी कोलंबिया को। ये किसके लिए की जा रही है, मेनली जो काम रहेगा अब एस्पेरेला का, ये काम रहेगा हार्डलाइन अप्रोच अगेंस्ट ड्रग ट्रैफिकिंग। जो साउथ अमेरिका है वहाँ पे ड्रग ट्रैफिकिंग बहुत होती है, और वहाँ पे कुछ आर्म्ड ग्रुप्स भी हैं जो वहाँ की सरकार को गिराना चाहते हैं, तो उन सबके अगेंस्ट जो क्रैकडाउन करना होगा कोलंबिया को, इनके प्रेसिडेंट एस्पेराला को, उसके लिए यूएसए का एक तरीके से सपोर्ट आना स्टार्ट हो चुका है। तो ये सारी चीजें हैं जो हमने देख ली है। मेनली तो आप ये देखिए, एस्पेराला कहाँ पे है, कोलंबिया के प्रेसिडेंट है, और ये यूएसए के इंपॉर्टेंट अब पार्टनर बनने जा रहे हैं, इसीलिए ये न्यूज बनी हुई है। ये देख लीजिए आप, ब्राजील सबसे बड़ा स्टेट है कहाँ का, साउथ अमेरिका का। साउथ अमेरिका का मैप है, पेरू, बोलिविया, अर्जेंटीना, ठीक है, ये सारे यहाँ पे फुटबॉल डोमिनेंट कंट्रीज हैं, यहाँ पे फुटबॉल ज़्यादा खेला जाता है। तो ये इसी तरीके से हमने आज के सारी न्यूज़ को कवर कर लिया है। आज का एमसीक्यू देखते हैं अपन। प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू रिसेंटली ऑफर्ड प्रेयर्स एट धबलेश्वर टेम्पल इन विच स्टेट। ठीक है, हमारी प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू ने रिसेंटली एक मंदिर, धबलेश्वर मंदिर है, उसको विजिट किया है, जो कि भगवान शिव का मंदिर है। ये कौन से स्टेट में आता है? ऑप्शंस आर बिहार, वेस्ट बंगाल, झारखंड एंड उड़ीसा। तो इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में करेंगे, और ऐसे ही कंटिन्यू आप सेशन के साथ बने रहेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग, कीप वॉचिंग विद अभ्यस क्लासेस।